अच्छा, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑफ फ्लूइड। ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? सपोज करो आप एक जेट ऑफ फ्लूइड बना रहे हो। जेट ऑफ फ्लूइड कैसे बनाया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ पाइप। ठीक है, एक पाइप लो, एक पानी का होज लो। हमने ये पानी का होज ले लिया। अच्छा जी, अब इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, तो मैं लिख रहा हूं ए। ठीक है, दूसरी बात ये, इसमें से हम कोई ना कोई फ्लूइड भेज रहे हैं। अमूमन पानी होता है, लेकिन मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा अभी। मैं इसको कोई फ्लूइड भेज रहा हूं जिसकी डेंसिटी जो है वो मैंने क्या बोल दी है? रो बोल दी है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, एक रॉकेट के लिए डिफरेंट होगा, हो सकता है कभी कभार ये कोई और चीज हो, तो इसको जरा हम ध्यान में रखेंगे। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एक ये हो गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद और क्या चीज मुझे आपको बतानी है? और तो सही है, और हमें कोई चीज नहीं बतानी। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो जो ये बतानी है कि यहां से जो पानी निकलता है उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। दैट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सही है जी। अब आपको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला जो सबको रटा होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन है। हमने अभी तक यही इस्तेमाल किया था। लेकिन इसमें देखो, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन नहीं हो सकती। तो मुझे यह बताओ कि पानी के होज में से फिर फोर्स क्यों लगती है? किसी पे मारते हो तो उसको बाकायदा फोर्स फील होती है, उसका से लगता है समथिंग इज हिटिंग देम। ठीक है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट फोर्स? वो फोर्स निकलेगी, हमने बात की थी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा स्टेप में ब्रेक डाउन कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था फोर्स। राइट, आई होप सबको याद हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। अभी देखोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर मैं मोमेंटम को खोल लूं, विच इज गोइंग टू बिकम डी एम वी बाई डी टी, तो मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी को डिफरेंशियल से बाहर खींच के ले आते हैं, जो चीज चेंज नहीं करी उसको बाहर ला सकते हैं। सो ये बन गया वी डी एम बाई डी टी। अच्छा जी, एक तो फॉर्मूला ये हो गया कैलकुलेट करने का कि अगर आपको ये चीज पता है। अच्छा, इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। ये क्या है? ये कहलाता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या? भाई कितना मास एस्केप कर रहा है पर यूनिट टाइम। खत्म कहानी। 2 kg फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द पाइप पर सेकेंड, तो 2/1 हो गया ये। 2 आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, सो इट्स बेसिकली द मास फ्लो रेट। एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि अगर आपको मास पता है कितना निकल रहा है और वेलोसिटी पता है, तो सीधा सीधा इसे निकाल लो, और तो कुछ नहीं, जरूरत नहीं है ना? तो एक फॉर्मूला ही हो गया। लेकिन अक्सर और बेशतर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी, और थोड़ा सा इसकी चीजों में जाना पड़ेगा। सो क्या करा जा सकता है कि अगर हमें ये मास नहीं पता, तो हमें ये तो पता है मास के बारे में कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला है जिसमें होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इधर से मास निकाल लेते हैं जरा। वो हो गई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सही है जी, मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे ये एरिया दिया हुआ है। बाकी ये पाइप में से जितना पानी लेंथ फ्लो करके आ रहा है उसको जरा ले लेते हैं। अगर वॉल्यूम निकालना हो इसका, तो कैसे निकाल सकते हो? बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो लेट्स से कि पानी कोई हाइट फ्लो करके आता है, कोई लेंथ फ्लो करके आता है, और इस एरिया में से निकल रहा है, तो जो पानी का वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ से दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज कर लेते हैं कि यहाँ पे लेंथ भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा जी, ना, तो m विल इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो थोड़ा सा m को जो है वो और लिख लेते हैं। m विल इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहा हूं, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, मास का फॉर्मूला आ गया, इसको उठा के अब मास की जगह रखते हैं। सो अगर हम ये करेंगे तो ये हो गया v डी रो ए एल। ये मास था, तो रो ए एल मास की जगह डाल दिया, और नीचे डी टी। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात है, जब तक पानी फ्लो कर रहा है, पानी ही है या कोई भी फ्लूइड है तो वही फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करने वाली। दूसरी बात ये है, पाइप का होज का जो एरिया है वो भी चेंज नहीं करने वाला। तो ये दोनों चीजें भी कांस्टेंट होंगी। जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो इनको भी बाहर खींच के लेके जाया जा सकता है। सो ये रो ए बाहर ले आते हैं, ये हो गया रो ए वी, और अंदर सिर्फ रह गया डी एल बाई डी टी। राइट, अब ये डी एल बाई डी टी बहुत वाहियात लग रहा है, एक सेकेंड। डी एल बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेंथ में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद करो वेलोसिटी हमने पढ़ी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये dl बाई dt है, ये बेसिकली क्या है, ये है वेलोसिटी। सो ये हो गया रो ए वी इनटू वी, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया रो ए बी स्क्वायर। So if you want to work out the force exerted by a jet of fluid, तो वो निकाली जा सकती है थ्रू रॉ ए बी स्क्वायर। अच्छा, डेरिवेशन पता होनी चाहिए है, यस, दिस इज इन योर कोर्स, पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि सवाल भी जो आएंगे उसमें ये नहीं बताया होगा आपको रो ए बी स्क्वायर लगाओ, रो बी स्क्वायर लगाओ या वी डी एम बाई डी टी लगाओ, तो वो अंदाजा करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर मुझे जो है वो प्रेशर निकालना हो, भाई एक फोर्स है तो लाजमी किसी ना किसी प्रेशर से पानी निकल रहा होगा, अगर प्रेशर निकालना हो तो वो और भी आसान है। वो क्यों आसान है, यू ऑलरेडी नो भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है भाई, वो रॉ ए वी स्क्वायर है, अगर एरिया से उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू रॉ वी स्क्वायर। सही है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे भाई, अगर प्रेशर पूछा हुआ है तो सीधा सीधा रॉ ए वी स्क्वायर रॉ वी स्क्वायर लगा दो, खत्म कहानी। तो ये आपके कुल मिला के अगर मास फ्लो रेट दिया हुआ भी है तो उसको छोड़ दो, फिर इधर से ही कैलकुलेट करो। हाँ हाँ, तब भी ये लगा सकते हो, तब भी ये कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आसान उसमें ये होगा कि यही लगा लो। ठीक है, क्वेश्चंस दिखाता हूँ तो क्वेश्चंस के लिहाज से समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो सवाल कैसे हैं, पहला सवाल देखते हैं। A strong wind of speed 33 meter per second blows against a wall. The density of the air is 1.2 kilogram per meter cube. The wall has an area of 12 meter square at right angles to the wind velocity. The air has its speed reduced to zero when it hits the wall. What is the approximate force exerted by the air on the wall? तो अभी हमने भाई डेरिवेशन करी, हमें क्या दी हुई है, हमें विंड स्पीड दी हुई है, हमें डेंसिटी दी हुई है, हमें एरिया भी दिया हुआ है, रॉ ए बी स्क्वायर में उठा के डालो चीजें, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा केस सिनेरियो समझ लेते हैं, कि अगर किसी को केस सिनेरियो समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, कि एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें यह समझना कि क्वेश्चन में ना रो ए बी स्क्वायर लगाने के लिए ये लिखा हुआ होना जरूरी होनी चाहिए। क्या चीज, जब लगते हैं तो फिर जीरो हो जाती है वेलोसिटी, ये लिखा हुआ होना बहुत जरूरी होना चाहिए है। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो रॉ ए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं चल सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं चल सकता, वो इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि फिर जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना, वो इसके थ्रू नहीं निकाल, वी डी एम बाई डी टी के थ्रू नहीं निकाल सकता, उसमें फिर चेंज इन मोमेंटम ही निकालना पड़ेगा बाकायदा, और फिर उससे जो है वो आपको फोर्स जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखोगे कि इसमें ये चीज लिखा होनी जरूरी होगी, रिड्यूस टू जीरो, जितने सवाल कराऊंगा अभी नजर आएगा कि रिड्यूस टू जीरो होगा। अच्छा, बहरहाल ये आके विंड जो है वो इस तरीके से आके लगती है, ये वाली बात समझ नहीं आई अलमा। बेसिकली देखो कि अगर ये जाके लगता है, ठीक है, और इसका मोमेंटम सारा का सारा वॉल में ट्रांसफर नहीं हो रहा, एयर अगर एयर जाके लगती है वॉल से और उसका मोमेंटम जीरो नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो नहीं होता बल्कि ये होता है कि वो वापस बाउंस बैक करके आ गए। ठीक है, तो होगा ये कि जो विंड मोमेंटम लेके जो आई थी, वो उसने सारा का सारा वॉल को नहीं दिया, वो खुद वापस से कुछ और ले गई, वो कुछ अपना हिस्सा वापस ले गई। इस डेरिवेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारा का सारा मोमेंटम उठा के इस दीवार को दे दे और अपना सब कुछ खत्म कर ले, इसकी फिर ये वेलोसिटी जीरो हो जाए, फिर ये और कहीं ना जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखो मोमेंटम पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर नहीं करोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा ये डिसाइड, ये बेसिकली इस तरह से बना हुआ है कि ये बोल रहा है कि सारी की सारी फोर्स इसमें चली गई, सारा का सारा मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ अपनी चीज वापस लेके चली गई है, तो इसका मतलब है आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब ऐसा होगा तो मैं समझाऊंगा, मैं बाय द बताऊंगा क्या अप्रोच है उसको करने की। ठीक है, उसकी अप्रोच फिर क्या होगी, उसकी अप्रोच होगी यहां से सॉल्व करेंगे, फिर ये पूरी चीज हम छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा जी, बहरहाल ये विंड की वेलोसिटी आती है, लगती है आपके पास एक 12 मीटर पर
12 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 33 मीटर पर सेकेंड थी, और डेंसिटी जो है वो उन्होंने बताई हुई है, डेंसिटी आपकी जो है वो 1.2 किलोग्राम पर मीटर। तो बहुत आसान है, बस जल्दी से कर लेते हैं। 1.2 इंटू एरिया क्या है 12 इंटू 33 स्क्वायर। ठीक है, बस इसका ध्यान रखिएगा, इसमें तो कोई कन्वर्जन नहीं थी, कन्वर्जन जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है? डी 16,000। ओके, सो हमारे पास आ रहा है 16,000। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सही है जी। अच्छा, अब ये देख लेते हैं। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल collides with a lead sheet. Each alpha particle in the beam has a mass of this much and a speed of this much. ठीक है, 5.0 into 10 to the power 4 alpha particles per second collide with an area of this much of lead. Almost all of the alpha particles are absorbed by the lead so that they have zero speed after collision. What is an estimate of the average pressure exerted on the lead by the alpha particles? तो हमने अभी देखा प्रेशर वाला फॉर्मूला, देखो वही चीज है। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रही है, एक लेड की शीट होगी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आके इस पे लगती है। जब लगती है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अब्सॉर्ब्ड बाय द लेड एंड दे हैव जीरो स्पीड आफ्टर कोलिजन। देखो अगेन वही बात लिखी हुई है, तो जीरो स्पीड हो जाना लाजमी है। जीरो स्पीड हो गई तो इसका मतलब है सारी की सारी फोर्स नीचे गई, सारा का सारा मोमेंटम इसमें चला गया। ठीक है, अच्छा अगर हम ट्रेडिशनली इसको देखें तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि प्रेशर विल इक्वल टू रॉ वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब मसला ये है, ये तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ना। अब ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेंसिटी कैसे निकालूंगा? ये तो बकायदा अलग अलग पार्टिकल हैं, डेंसिटी निकाली जा सकती है, लेकिन देखो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए चाहिए कि इतनी लेंथ में से ये मूव कर रहे हैं, वो तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मैं फिर वो कैसे करूं? वो कैसे होगा कैलकुलेट? तो ये वाली अप्रोच थोड़ी सी मुझे लग रही है मुश्किल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी नहीं है। इसके बरक्स एक चीज अगर हम कर लें, देखो बड़ी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने हर पार्टिकल का मास बता दिया। उन्होंने यस अब्दुल्ला एफ अपॉन ए कर सकते हो, लेकिन देखो एफ अपॉन ए निकालने के लिए भी रॉ ए बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी रॉ की जरूरत है ना। एफ निकालने के लिए रॉ तो चाहिए ही चाहिए, तो करेंगे तो हम यही, लेकिन पहले कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखोगे कि हर पार्टिकल का मास बता दिया, और फिर ये बता दिया कि इतने पार्टिकल पर सेकेंड कोलाइड करते हैं। मजे की बात, इन्होंने मास फ्लो रेट आपको बता दिया। ये बता रहे हैं कि इतने पार्टिकल कोलाइड करते हैं पर सेकेंड। अब इतने पार्टिकल जब पर सेकेंड कोलाइड कर रहे हैं, इसको मास से मल्टीप्लाई करो तो डीएम बाई डी आ जाएगा, ऐसा ही होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द मास ऑफ ईच पार्टिकल, और मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा कि कितने पार्टिकल पर सेकेंड कोलाइड करते हैं, और इसको फिर कितने टाइम में कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कर रहे हैं। मजे की बात, आराम से आ जाएगा। सो ये आ गया मेरा डीएम बाई डी टी। ठीक है जी। अब अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो मुझे सीधा सीधा इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ये है, सो वी डी एम बाई डी टी से ये आ गया। तो ये भी निकाल लेते हैं, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है एग्जैक्टली 4.95। फोर्स पूरी 4.95 आ रही है, ऐसा ही है। ये ऊपर वाली चीज बताइए, और 5 इंटू 10 to the power 4। ये अब्दुल्ला ने मैं पूरी फोर्स बता दी, 4.95 इंटू 10 to the power क्या है, -15। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्मा बेसिकली ये देखो कि डीएम बाई डी टी, ये तो समझ आ गया ना कि इससे नहीं निकलना, तो मैं इसलिए वी डी एम बाई डी टी वाली अप्रोच ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जरा डीएम बाई डी टी निकालना चाह रहा हूँ इससे। ठीक है, अच्छा अभी देखो कि ये बोलते हैं हर अल्फा पार्टिकल का मास इतना है, ये एक अल्फा पार्टिकल का मास है, दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, फिर ये आपको ये बोलते हैं कि इतने पार्टिकल्स जो हैं वो पर सेकेंड कोलाइड कर रहे हैं। एक पार्टिकल का मास आ गया, और ये भी आ गया कितने पार्टिकल्स हैं। तो मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला भाई कितना मास। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन मास। 6.6 × 10⁻27 इज कोलाइडिंग, कितने कोलाइड कर रहे हैं? ये इतने कोलाइड कर रहे हैं। तो इस मास के इतने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये आ गया टोटल मास, और फिर बोलते हैं जो टोटल टाइम लगता है इनको कोलाइड करने में वो लगता है 1 सेकेंड।
तो जब मेरे पास टोटल मास आ गया, उसको मैं 1 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम आ गया। ठीक है, इस तरीके से करके dm/dt आ गया, फिर v से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आ गया, दिस इज द फोर्स। अब प्रेशर ढूंढना है, तो प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फोर्स आ गई है, हम इसको सीधा सीधा एरिया से डिवाइड कर देते हैं। एरिया से डिवाइड करते हुए ये नहीं भूलिएगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये 1 × 10⁻²² होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 1 × 10⁻², और इसका आपको होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया में जा रहे हो, जब स्क्वायर हो रहा है तो कन्वर्जन में भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्यूब होता तो क्यूब लगाना पड़ता। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखिएगा, स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब आएगा तो क्यूब लगाएंगे कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 1 × 10⁻⁴। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे पास सी आ रहा है 5.0 × 10⁻11, और आना भी यही चाहिए। तो सबको क्लियर ये सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, बस ये सवाल कर रहे हैं, फिर फोर्सेस खत्म। Figure 1.1 shows a firefighter standing on an elevated platform directing water upwards and towards a burning building. ठीक है, तो ये नजर आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहा है, ये एक एंगल पे रिलीज करता है पानी को, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा है। ठीक है, सो ही इज डेफिनेटली रिलीजिंग एट अ 15 डिग्री एंगल, कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ पानी को यहाँ पे रिलीज कर रहा है। और ये बोला भी है वाटर लीव्स द नोजल विद अ वेलोसिटी ऑफ 13.1, तो दिस इज अ 13.1 मीटर पर सेकेंड, एंड 15 डिग्री पे ये दूसरा से ज्यादा। स्टेट हाउ वेलोसिटी डिफर्स फ्रॉम स्पीड। व्हाट डू आई राइट फॉर दिस, वेलोसिटी स्पीड से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर का ही बेसिकली उन्होंने ये पूछा है, तो आप ये लिख के आना कि वेलोसिटी नीड्स अ डायरेक्शन, टू बी स्पेसिफाइड, वेयर एज स्पीड डज नॉट। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपको बोलते हैं कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकालूं? 13.1 साइन 15, इजी पीजी। अब्दुल्ला इसकी वैल्यू भी बता दोगे? 13.1 साइन 15, so this is coming out to be 3.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब्दुल्ला इसका जरा जो है मुझे एग्जैक्ट आ रहा है 3.4, क्योंकि देखो ये जो है ना, आपको जो वो बताया है, ये बताया 3 सिग्निफिकेंट और ये भी 3 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो यू आर गेटिंग 3.3905। आपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट ही लिखना है। ठीक है, तो 3.39 लिख के आएंगे, नॉट 3.4। अच्छा, फिर कैलकुलेट दी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर फ्रॉम व्हेन इट लीव्स द नोजल अंटिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कब रीच करती है, उसकी खुसूसियत क्या थी? उसकी खुसूसियत ये थी कि जब वो रीच करेगी तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, योर वर्टिकल वेलोसिटी इज अ 0, इजी पीजी। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यू हैव द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी पता है, जी जो है वो 9.81 है, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वर्टिकली वर्टिकल हाइट निकालनी है। सो कौन सा फॉर्मूला? Third equation, perfect. So we will use the third equation, v square equals to u square plus 2as। v square क्या आ रहा है? v square आ रहा है 0 square। अच्छा, इससे पहले ही करें, पहले तो कन्वेंशन में डालते हैं, अपवर्ड इज पॉजिटिव। सो v y स्क्वायर 0, 13.1 साइन 15, 3.39 स्क्वायर आ गया, ये पॉजिटिव में जाएगा, प्लस 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होती है तो 9.81 नेगेटिव लेना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर से आपके पास आ जाएगी। सो -3.39 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -9.81।
0.586, थैंक यू अब्दुल्ला। और 3 सिग्निफिकेंट ही लिख के आएंगे क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अभी तक 3 सिग्निफिकेंट ही थी। ओके, नाउ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप क्या लिख के आओगे भाई? फोर्स क्या है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तब भी यही लिख के आएंगे। फोर्स की डेफिनेशन आई, तब भी यही लिख के आएंगे। ठीक है, देयर इज नो अदर रूल फॉर आइदर ऑफ दीज आंसर्स। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर होल इज दिस मच, डिटरमिन द मोमेंटम ऑफ द वाटर दैट इमर्जेस फ्रॉम द नोजल इन 1 सेकेंड। डेंसिटी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी पता थी, मोमेंटम निकालने को बोल रहे हैं। अच्छा, मोमेंटम अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे एक तरीका है मेरे पास कि मैं मास इनटू वेलोसिटी कर दूं। ठीक है ना? अब ये वाली अप्रोच पर्टिकुलरली बच्चों को मुश्किल लगती है, ये मास इनटू वेलोसिटी वाली, क्योंकि देखो मास हमें नहीं दिया हुआ, राइट? और वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ कि मैं जो हूं वो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेता। ऐसी बात है, तो हमें कोई और अप्रोच लेनी पड़ेगी। कोई और अप्रोच क्या लूंगा मैं कोई और अप्रोच ये ले रहा हूं कि मोमेंटम विल इक्वल टू, सॉरी, फोर्स विल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं ये ले लेता हूं तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स इंटू डेल्टा टी विल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फोर्स इंटू डेल्टा टी निकाल लेता हूं। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? जेट ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द फोर्स थ्रू रॉ ए वी स्क्वायर। सो रॉ ए वी स्क्वायर इनटू द टाइम विल इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। सही है, तो अब रॉ रॉ डालते हैं, डायमीटर दिया हुआ, कैन वी वर्क आउट वॉल्यूम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल कर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल कर, नहीं अब्दुल्ला, वो असल में ना वो क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि ना उसके लिए तुम्हें वेलोसिटी लेनी पड़ेगी एज दी लेंथ। ठीक है, वो तुम्हें बेसिकली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी एज दी लेंथ, वो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम जो अप्रोच कह रहे हो उसको ट्राई आउट करो। तुम्हारे पास जो है वो वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वॉल्यूम भी अननोन है और हाइट भी अननोन है। देखो, वॉल्यूम भी अननोन, हाइट भी अननोन, जब दो चीजें अननोन है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, हाइट भी अननोन, वॉल्यूम भी अननोन। अब हाइट तुम्हें ये वेलोसिटी लेनी पड़ती है, वो मुश्किल अप्रोच है, बच्चों को समझ आती है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ वाली। ठीक है, ये वाली ज्यादा आसान है। सो रॉ ए वी स्क्वायर इंटू टी विल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। रॉ आपका आ गया 1000, एरिया आपका आ गया 4, अच्छा, डायमीटर दिया हुआ है पाई इंटू 4 × 10⁻², डिवाइडेड बाई 2 रेडियस के लिए होल स्क्वायर। तो रॉ ए हो गया। सही है, रॉ ए। वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी ये लेंगे जिससे इमर्ज करा था, 13.1 मीटर पर सेकेंड, तो हमने ये लिया 13.1। फिर हमें स्क्वायर लेना है इसका, और फिर हमें टाइम क्या दिया हुआ है? 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। सो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, 216 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा होगा। ऐसा ही है। बट मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम इज डिफरेंट। यस अल्मा, यू आर करेक्ट। बट इसको तकरीबन इस तरीके से समझो कि जब ये इधर से इमर्ज हो रहा है, ठीक है, तब समझो कि शुरू में इसका बिल्कुल मोमेंटम जीरो था, और जैसे इमर्ज हुआ इसके पास मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम जो आ रहा है वो सारी फोर्सेस की वजह से आ रहा है। सो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इनिशियल तो है ही जीरो, तो सिर्फ फाइनल वाला चेंज इन मोमेंटम भी वही आ गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना अब्दुल्ला? अच्छा जी, और फिर आपसे ये पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर खत्म ये टॉपिक। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू कैलकुलेटेड इन D1 is not numerically equal to the force on the nozzle due to the momentum change of the water। तो जो आपने वैल्यू निकाली है 216 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो आपको पता है वो फोर्स भी होगी, क्योंकि देखो टाइम 1 सेकेंड दिया है इन्होंने। जब इन्होंने टाइम 1 सेकेंड दिया तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स भी है ना? फोर्स इंटू 1 विल इक्वल टू फोर्स ही। सही है, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर ही आ रहा है। अब वो आपसे ये पूछते हैं कि जो आपने वैल्यू निकाली है मोमेंटम के चेंज की या मोमेंटम की, वो फोर्स की है, लेकिन वो असली में पूरी फोर्स नहीं है। ऐसा क्यों है? Why is this not the total force exerted on the nozzle due to the जो है वो क्या कहते हैं,
वाटर एस्केपिंग। कोई आइडिया? ये पूरी पूरी फोर्स क्यों नहीं है? ये पूरी पूरी फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पानी का वेट अज्यूम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल भाई पानी का वेट भी तो होगा। या ये कह सकते हो कि देयर मस्ट बी फ्रिक्शन बिटवीन द होज एंड द पाइप। यू कैन राइट मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस, ठीक है। मे बी यू कैन राइट भाई पानी का वेट भी तो है, तो वो भी तो ले। एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट, नहीं एनर्जी तो है ही नहीं ना। तो फ्रिक्शन लिख के आओगे कि फ्रिक्शन इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड, तो वो हो गया। वेट के बारे में लिख सकते हो कि वेट नहीं ले रहे पानी का। तो यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज रीजंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेट नॉट बीइंग कंसिडर्ड। या फिर नंबर टू के फ्रिक्शन, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पाइप एंड, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन hose, nozzle and water container, nozzle and water। जब लाजमी बात ये हो गई कि भाई सिर्फ फोर्स वो वाली नहीं है जो आपने रो ए बी स्क्वायर से निकाली है, और भी फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स पे डिफरेंट आ रही होगी लाजमी। और जो फोर्स नोजल पाइप पे लगा, पानी पे लगा रहा है, वही पानी नोजल पे लगा रहा होगा। तो जो बोल रहे हैं कि नोजल पे क्यों नहीं है इक्वल फोर्स, तो वो इसलिए नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम?